हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 13 है। पार्ट 12 तक हम 240 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 12 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 13 में हम 241 से लेकर के 260 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 241। दो वृत्तों की यूनिट लंबाई के चाप केंद्र पर 60 अंश तथा 75 अंश के कोण अंतरित करते हैं। त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि यूनिट लंबाई के चाप। यूनिट लंबाई के चाप का मतलब है बराबर लंबाई के चाप। हमने चाप की लंबाई का फॉर्मूला पढ़ा है 2 पाई r थीटा बटे 360। अब यहाँ पर हमारे दो चाप बराबर लंबाई के हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो फॉर्मूलों को बराबर रख देंगे। तो देखिए, पहले चाप के लिए हम ले लेंगे 2 पाई r1 थीटा 1 बटे 360, और ये बराबर हो जाएगा 2 पाई r2 थीटा 2 बटे 360। यहाँ पर देखिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और 360 जो है डिवाइड में है, यहाँ पर 360 से 360 कट जाएगा। हमारे पास रह जाएगा r1 थीटा 1 बराबर r2 थीटा 2। अब हमसे पूछा है त्रिज्या का अनुपात, तो हम क्या करते हैं, त्रिज्या को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर r1/r2 बराबर आ जाएगा थीटा 2/थीटा 1। अब देखिए, हमें दूसरा जो कोण दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75 अंश, और पहला कोण दिया हुआ है 60 अंश। तो यहाँ पर थीटा 2 की जगह आ जाएगा 75 और थीटा 1 की जगह आ जाएगा 60। यहाँ पर जब हम 75 और 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/4। इसको जब हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा r1/r2 बराबर 5/4। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 242। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है तथा विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। यदि EF G तथा H AO DO CO तथा BO के मध्य बिंदु हैं, चतुर्भुज EFGH के परिमाप तथा समानांतर चतुर्भुज ABCD के परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमें एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। तो हम क्या करते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। अब हमसे आगे कहा गया है कि इसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। तो हम यहाँ पर A और C को मिला देते हैं और B और D को मिला देते हैं, और जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं हम उस बिंदु को ले लेते हैं O। अब हमसे आगे कहा गया है कि EFGH AO DO CO तथा BO के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ पर हम AO का मध्य बिंदु लेंगे E, DO का मध्य बिंदु लेंगे F, CO का मध्य बिंदु लेंगे G, और BO का मध्य बिंदु लेंगे H। इसके आगे देखिए, हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है EFGH। इसका मतलब ये है कि हमने ये जो बिंदु EFGH लिए हैं, हमें ये आपस में मिलाने हैं। तो देखिए, जब हम EFGH को आपस में मिलाएंगे तो हमारा इस प्रकार से एक चतुर्भुज बन करके आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस EFGH और समानांतर चतुर्भुज ABCD के परिमाप का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर देखिए, हम परिमाप का अनुपात किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज AOB। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बाकी आकृति को हटा देता हूँ और यहाँ पर हम त्रिभुज AOB को ले लेते हैं। तो देखिए, हमारा त्रिभुज AOB इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए, AO का मध्य बिंदु है E और OB का मध्य बिंदु है H, और हमने क्या किया है, E और H को मिला दिया है। अब देखिए, मैंने आपसे बताया है कि अगर हम किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है और तीसरी भुजा के आधी होती है। तो यहाँ पर ये जो EH है, ये AB का आधा है और AB के समानांतर है। अब देखिए, EH अगर AB का आधा है तो यहाँ पर अगर हम AB को 4 के बराबर ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा EH 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप चाहें तो यहीं से अपने परिमाप के अनुपात का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समानांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा 4 आ चुकी है और चतुर्भुज EFGH की एक भुजा 2 आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो EFGH और ABCD का अनुपात आ जाएगा 2:4,
जिसको हम लिख लेंगे 1:2। तो यहाँ पर आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी पूरी ही आकृति का परिमाप निकालना चाहें तो हम इसकी पूरी आकृति का परिमाप भी निकाल सकते हैं। देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, अपना दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज बी ओ सी। अब यहाँ पर ये जो एच जी है ये बी सी के समानांतर होगी, क्योंकि यहाँ पर भी जो बी ओ का मध्य बिंदु है वो एच है और सी ओ का मध्य बिंदु जी है, और हमने क्या किया है, जी और एच को आपस में मिला दिया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बी सी को 2 के बराबर ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा जी एच 1 आ जाएगा, ये आधा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अपना तीसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज सी ओ डी। अब इस त्रिभुज में देखिए एफ जी सी डी का आधा होगा और सी डी यहाँ पर ए बी के बराबर होगी, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर सी डी की लंबाई हो जाएगी 4 के बराबर और एफ जी की लंबाई हो जाएगी 2 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर हमारा आखिरी त्रिभुज रह गया, त्रिभुज ए ओ डी। तो यहाँ पर हम उस त्रिभुज को भी ले लेते हैं। अब इस त्रिभुज में देखिए जो ई एफ है ये ए डी की आधी होगी और ए डी बी सी के बराबर होगी, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ए डी 2 के बराबर हो जाएगा और ई एफ यहाँ पर 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप ए बी और सी डी को भी 2 के बराबर ले सकते थे, आपका आंसर जो आता वो सेम ही आता। लेकिन यहाँ पर ये एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए बी और बी सी की लंबाई दोनों अलग अलग ली है। अगर यहाँ पर हम ए बी और बी सी की लंबाई को दोनों को सेम लेते तब ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज ना होकर के एक समचतुर्भुज हो जाता। आंसर हमारा सेम आता लेकिन हमारी आकृति बदल जाती। तो यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन में हमें समानांतर चतुर्भुज दिया है और हमने इसको समचतुर्भुज क्यों बना लिया, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग ली हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास चतुर्भुज ई एफ जी एच की चारों भुजाएं आ चुकी हैं और समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भी चारों भुजाएं आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके परिमाप का अनुपात निकाल देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ई एफ जी एच। देखिए ई एफ जी एच में ई एच है 2 के बराबर, एच जी 1 के बराबर, जी एफ 2 के बराबर और ई एफ 1 के बराबर। इन चारों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6। इसी प्रकार से समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी 4 के बराबर, बी सी 2 के बराबर, सी डी 4 के बराबर और ए डी 2 के बराबर। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 के बराबर। इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा चतुर्भुज ई एफ जी एच और समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के परिमाप का अनुपात आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 243। किसी वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई तक बढ़ाया गया, क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से और दूसरा सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो यहाँ पर हम पहले इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हमें वृत्त की परिधि दी हुई है 4 पाई। अब हमें पता है वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पाई आर को बराबर कर देते हैं 4 पाई के। यहाँ से हमें आर यानी कि वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी 2 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आई है 2। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा पाई गुणा 2 यानी कि 4 पाई। अब हमसे आगे कहा गया है कि अब वृत्त की परिधि को 8 पाई कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 पाई आर बराबर 8 पाई कर देंगे। अब यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी 4। अब हम क्या करेंगे, फिर से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 4, तो क्षेत्रफल आ जाएगा पाई गुणा 4। तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 16 पाई। अब देखिए हमारे पास पहले क्षेत्रफल है 4 पाई और अब आया है हमारा 16 पाई, यानी कि हमारा क्षेत्रफल 4 गुना हो गया है। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम सॉल्व करते हैं इसको दूसरे मेथड से। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई तक बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे नहीं देखिए कि 4 पाई में 4 पाई ऐड कर दिया है, आप इसको गुणा में देखिए। हमने क्या किया, यहाँ पर 4 पाई का 2 गुना कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम परिधि का अनुपात लेंगे तो यहाँ पर अगर हमारी पहले परिधि 4 पाई थी तो वो 8 पाई हो गई, यानी कि यहाँ पर हमारी परिधि का अनुपात आ जाएगा 1:2। अब देखिए अगर परिधि का अनुपात 1:2 है तो हमने पढ़ा है जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है और वही व्यास का अनुपात होता है। तो अगर हमें परिधि, व्यास या त्रिज्या के अनुपात से क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1:4।
1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हमारा पहला क्षेत्रफल 1 था तो अब हमारा क्षेत्रफल 4 हो गया, यानी कि हमारा क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 244, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तब आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। जो मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में दो परसेंटेज दी हुई हैं, 25% और 20%। सबसे पहले हम इन्हें भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए 25% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/4 और 20% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/5। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए। हमने देखिए 25% को भिन्न के रूप में लिखा है 1/4। जब भी हमें बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, हर में अंश को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारी पहली लंबाई 4 थी तो वो अब बढ़ करके हो जाएगी 5 के बराबर। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए। हमने देखिए 20% को भिन्न के रूप में लिखा है 1/5। अब यहाँ पर देखिए अगर हमें 20% घटाना है तो हम क्या करेंगे, जो अंश में 5 है इसमें से हर को घटा देंगे। तो देखिए अगर पहले चौड़ाई 5 थी तो वो अब रह जाएगी हमारी 4। अब देखिए हमसे पूछा है आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर अगर हम पहली वाली कंडीशन में आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहली कंडीशन में लंबाई है 4 और चौड़ाई है 5। तो यहाँ से हमारे आयत का क्षेत्रफल 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी कंडीशन में देखें तो वहाँ पर हमारी लंबाई बढ़ करके हो गई है 5 और चौड़ाई घट करके हो गई है 4। तो यहाँ पर भी जब हम लंबाई और चौड़ाई की गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्षेत्रफल 20 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे आयत के क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका। जब भी देखिए हमें दो परसेंटेज दी हुई हो और हमें उनका इम्पैक्ट बताना है कि किसी भी आकृति पर उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। यहाँ पर ए की जगह आ जाएगा 25% और बी की जगह आ जाएगा माइनस के 20%। माइनस यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर घट रहा है। जब भी किसी क्वेश्चन में कुछ भी घटेगा या कम होगा तो वहाँ पर हम माइनस लगाते हैं। यहाँ पर देखिए आप ए की जगह -20 भी ले सकते हैं और बी की जगह प्लस का 25 भी ले सकते हैं। अगर आप ए और बी को चेंज करेंगे तो उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए की जगह आ गया 25 और बी की जगह आ गया -20। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी 25 माइनस 20। यहाँ पर देखिए प्लस आना चाहिए था लेकिन हमारा 20 माइनस का है और वो गुणा में है, तो हमने उस माइनस को पहले निकाल लिया। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा -25 गुणा 20/100। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0%। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारी आकृति के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 245, किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितने प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्षेत्रफल और परिधि निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले परिधि निकाल लेते हैं। देखिए परिधि होती है 2πr, यहाँ पर r है 5 के बराबर, तो हमारी परिधि हो जाएगी 2π गुणा 5 यानी कि 10π के बराबर। अब हम निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा पाई गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 25π। अब हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर कंपेयर की गई है परिधि से, तो जिससे कंपेयर की जाती है हम उसे हमेशा नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है 25π, डिवाइड में आ जाएगी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि है 10π। इसकी गुणा कर देंगे हम 100 से। 100 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस परसेंटेज में है। जब भी हमें प्रतिशत लगाना होता है तो हम गुणा करते हैं 100 से, और जब हमें प्रतिशत हटाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 100 से। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 250%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 246, किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल समान है, व्यास ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
हमें पता है वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर से पाई आर कट जाएगा तो हमारे पास आर बराबर रह जाएगा 2 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा है व्यास और हमारे पास त्रिज्या आ चुकी है। हमें पता है व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो हमारे पास व्यास आ जाएगा 4 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 247। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी तथा ई भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। छायांकित भाग पूरे त्रिभुज का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें एक त्रिभुज तो दिया हुआ है ए बी सी, लेकिन हमें इस त्रिभुज की कोई भी भुजा दी हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस त्रिभुज की भुजा अपनी तरफ से मान लेंगे। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि ए बी का मध्य बिंदु डी है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये मध्य बिंदु डी है तो यहाँ पर अगर हम ए डी को 1 के बराबर लेंगे तो यहाँ पर हमारा बी डी भी 1 के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर ए बी की लंबाई 2 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई। हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी एक भुजा का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा ले लेंगे ए बी। ए बी की लंबाई है यहाँ पर 2 के बराबर, तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 4। इसी प्रकार से हम त्रिभुज ए डी ई की भुजा लेंगे ए डी है 1 के बराबर, 1 का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आ जाएगा 1। अब देखिए हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग यानी कि हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं चतुर्भुज बी सी ई डी। तो यहाँ पर देखिए बी सी ई डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 4 और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है 1। तो 4 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास चतुर्भुज बी सी ई डी या छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 3। अब हमसे कहा है छायांकित भाग पूरे त्रिभुज का कितने प्रतिशत है। तो देखिए हमारा पूरा त्रिभुज है 4 के बराबर और हमारा छायांकित भाग है 3 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा छायांकित भाग आ जाएगा 3/4। इसकी गुणा कर देंगे हम 100 से। 100 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस परसेंटेज में है। तो जब भी हमें परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो हम गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ से हमारा परसेंटेज आ जाएगा 75%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 248। किसी वृत्त की परिधि में 50% की कमी की गई, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें वृत्त की परिधि में 50% की कमी दी गई है। यहाँ पर देखिए आप इसे वृत्त की परिधि में 50% की कमी कहें, वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कहें या वृत्त के व्यास में 50% की कमी कहें, एक ही बात है। तो यहाँ पर आप इसे अगर वृत्त की परिधि में 50% की कमी की जगह वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी मानेंगे तो आपको ये समझने में थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो देखिए अगर हमारे पास वृत्त की त्रिज्या होती है तो हमारे पास वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारा पाई कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पाई को हटा देते हैं। इसके अलावा हमारे पास रह जाता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है कि हमें आर की 2 बार गुणा करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए जब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, वहां पर हम a की जगह भी r लेंगे और b की जगह भी r लेंगे। और r के बारे में हमें ये कहा गया है कि उसमें 50% की कमी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए हम a की जगह रख देंगे -50 और b की जगह भी रख देंगे -50। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी -50 -50। यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस की जब हम गुणा करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा 50 गुणा 50/100। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के 75%। यहाँ पर देखिए ये जो माइनस होता है ये हमारा दर्शाता है कमी को। तो यहाँ पर हमें कमी पहले से ही लिखी हुई दे रखी है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम माइनस को हटा करके इसको कह देंगे कि इसमें 75% की कमी है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 249। किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया जाए, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भुजा की 2 बार गुणा करी जाती है।
अब हमसे भुजा के बारे में कह रखा है कि उसमें 25% की वृद्धि की गई है। तो जब हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पर हम a की जगह भी 25% लेंगे और b की जगह भी 25% लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी इक्वेशन हो जाएगी 25 गुणा 25/100। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56.25%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 250, किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। इस तरह का एक क्वेश्चन देखिए हमने अभी किया है। जब भी किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ाई या घटाई जाती है और हमसे क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछी जाती है, तो हम वहां पर a और b की जगह वृत्त की त्रिज्या में जितनी कमी या वृद्धि हो रही है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम a की जगह भी 50% लेंगे और b की जगह भी 50% लेंगे। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन हो जाएगी 50 गुणा 50/100। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 125%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 251, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब में 10% की वृद्धि की जाती है जबकि उसका क्षेत्रफल समान रहता है, उसके आधार में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 वाले फॉर्मूले से, और दूसरा सॉल्व करेंगे हम परसेंटेज को भिन्न के रूप में बना करके। तो यहाँ पर हम इसको पहले a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। हमसे क्वेश्चन में कह रखा है कि त्रिभुज के शीर्ष लंब में 10% की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, a की जगह ले लेंगे 10%। आगे हमसे कह रखा है कि उसका क्षेत्रफल समान रहता है। क्षेत्रफल समान रहता है इसका मतलब ये है कि उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 को 0 के बराबर ले लेंगे। जब भी हमारे क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होगा तो हम उसको 0 के बराबर ले लेंगे। आगे हमसे कह रखा है कि उसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अब देखिए कमी की जा रही है तो यहाँ पर हम b को माइनस का ले लेंगे। जब भी कमी होती है तो हम उसको माइनस का लेते हैं, तो हम यहाँ पर b को ले लेंगे माइनस का। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 10 माइनस बी माइनस 10 गुणा बी बटे 100 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 10 गुणा बी बटे 100 जो है, यहाँ पर 10 से 100 कट जाएगा 10 बार। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी 10 माइनस बी बटे 10 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 100 माइनस बी बटे 10 बराबर 0। अब देखिए ये जो डिवाइड में 10 है इसकी हम 0 में तिरछी गुणा कर देंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर हम -10b और -b को जोड़ेंगे तो ये हमारा -11b हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन हो जाएगी 100 माइनस 11b बराबर 0। 11b को जब हम दूसरी साइड भेजेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 11b बराबर 100। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 100/11। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 9 सही 1/11%। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि त्रिभुज के शीर्ष लंब में 10% की वृद्धि की जाती है। 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10। जब देखिए वृद्धि की जाती है तो मैंने आपसे क्या कहा है कि हम हर में अंश को जोड़ देते हैं। तो देखिए अगर हमारे पहला शीर्ष लंब 10 था तो वो अब बढ़ करके हो जाएगा 11। अब आगे हमसे कहा गया है कि क्षेत्रफल समान रहता है। अब देखिए अगर क्षेत्रफल समान रहेगा तो हमें क्या करना है, उस त्रिभुज का जो आधार है वो हमारी ऊंचाई से पलट करके लिख लेना है। तो जैसे हमारी ऊंचाई 10 से 11 हुई थी तो हमें क्या करना है, उस त्रिभुज का आधार 11 से 10 लेना है। क्योंकि देखिए अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुणा लंब से, तो पहली वाली कंडीशन में हो जाएगा 1/2 10 गुणा 11, और दूसरी वाली कंडीशन में हो जाएगा 1/2 11 गुणा 10। इन दोनों ही कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा बराबर आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, त्रिभुज का जो आधार है उसको 11 से 10 कर दिया, यानी कि यहाँ पर हमने एक की कमी की है 11 पर। तो यहाँ पर हमारी परसेंटेज हो जाएगी 1/11 गुणा 100। तो यहाँ से भी हमारी कमी का प्रतिशत आ जाएगा 9 से ही 1/11%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 252, किसी त्रिभुज की भुजाओं को 20%, 30% तथा 50% बढ़ाया गया।
अंतः त्रिभुज के परिमाप में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिए। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं को 20%, 30% और 50% बढ़ाया गया। यहाँ पर हमें ये जो त्रिभुज दिया गया है ये समबाहु त्रिभुज है। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है इफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा एक समबाहु त्रिभुज है और हमें उसकी साइड्स बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। अब हम क्या करते हैं, इसकी तीनों साइड बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी तीनों साइड 100 के बराबर ले लेते हैं। 100 के बराबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 100 पर परसेंटेज और उसकी वैल्यू हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए पहली वाली कंडीशन में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज की भुजा 20% बढ़ी है। तो देखिए जब हम 100 का 20% निकालेंगे तो वो 20 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो भुजा हमारी 100 थी वो हो जाएगी हमारी 120। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में भुजा बढ़ रही है 30%। 100 का 30% 30 के बराबर हो जाएगा। तो जो भुजा हमारी 100 थी वो अब बढ़ करके हो जाएगी 130। इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन में हमारी भुजा बढ़ रही है 50%। 100 का जब हम 50% निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 50। तो जो भुजा हमारी 100 थी वो अब बढ़ करके हो जाएगी हमारी 150। अब देखिए जब हमारा पहला समबाहु त्रिभुज था उसकी तीनों भुजाएं 100 के बराबर थी, उसका परिमाप था 300। अब ये जो हमारा दूसरा त्रिभुज है इसका जब हम परिमाप निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120 प्लस 130 प्लस 150। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400। तो यहाँ पर देखिए हमारा परिमाप 300 से 400 हो गया। इसका मतलब हमारा परिमाप 100 बढ़ गया। अब देखिए ये जो हमारा परिमाप 100 बढ़ा है ये हमसे पूछा है परसेंटेज में कि परसेंटेज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ पर 100 की वृद्धि हुई, डिवाइड में आ जाएगा 300 क्योंकि हमारे पहले वाले त्रिभुज का जो परिमाप था वो 300 था। इसकी गुणा कर देंगे हम 100 से। तो यहाँ से हमारे परिमाप में वृद्धि आ जाएगी 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 253। किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा को 40% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो निकलता है लंबाई और चौड़ाई से। तो यहाँ पर हमें लंबाई भी 40% कम करनी है और चौड़ाई भी 40% कम करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, हम उसमें a की जगह -40 ले लेंगे और b की जगह भी -40 ले लेंगे। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -40 -40 -40 और -40 की गुणा करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 40 गुणा 40/100। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी 64% की। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 254। किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे क्षेत्रफल समान रहे। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 वाले फॉर्मूले से, और दूसरा सॉल्व करेंगे परसेंटेज को भिन्न के रूप में लिख करके। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 वाले फॉर्मूले से। देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। हमसे क्वेश्चन में कह रखा है कि किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक ही जगह ले लेंगे प्लस के 60%। आगे हमसे कहा गया है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें कमी करनी है तो हम यहाँ पर b को ले लेंगे माइनस का। आगे हमसे कह रखा है कि उसका क्षेत्रफल समान रहे। तो देखिए अगर क्षेत्रफल समान है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 को 0 के बराबर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 60 माइनस बी माइनस 60 गुणा बी बटे 100 बराबर 0। अब देखिए ये जो 60 गुणा बी बटे 100 है इसको जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3b बटे 5। अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 60 माइनस बी माइनस 3b बटे 5 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी 300 माइनस 5b माइनस 3b बराबर 0। 5 की हम तिरछी गुणा कर देंगे, -5b और -3b जुड़ करके हो जाएंगे -8b। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 300 माइनस 8b बराबर 0। 8b को जब हम दूसरी साइड को भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8b बराबर 300। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 37.5%।
ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम सॉल्व करते हैं इसको दूसरे तरीके से। देखिए यहाँ पर हमें लंबाई 60% बढ़ानी है, तो हम क्या करते हैं, पहले 60% को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो 60% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 3/5। अब मैंने आपसे बताया है कि जब भी हमें बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, हर में अंश को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारी पहली लंबाई 5 थी तो वह बढ़ करके हो जाएगी 8। अब देखिए जब भी हमें क्षेत्रफल समान रखना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको पलट करके लिख देते हैं। तो अगर हमारी लंबाई का अनुपात 5:8 है तो हमें चौड़ाई का 8:5 लेना है। यहाँ पर देखिए अगर आप आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाएगी। पहली वाली कंडीशन में लंबाई 5 चौड़ाई 8, दोनों की गुणा करेंगे तो 40। दूसरी वाली कंडीशन में लंबाई 8 है चौड़ाई 5 है, यहाँ पर भी इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ से भी हमारा क्षेत्रफल 40 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अनुपात होता है उसको पलट करके लिख देते हैं। अब देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है क्षेत्रफल में कमी। हमने क्या किया है, क्षेत्रफल को 8 से 5 कर दिया है, यानी कि यहाँ पर हमने 3 की कमी की है। अब ये जो 3 की कमी की है ये हमने की है 8 पर। तो यहाँ पर हमारी कमी का प्रतिशत हो जाएगा 3/8 गुणा 100। यहाँ से भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 37.5%। 37.5 को हम 37 से ही 1/2% लिख लेंगे, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 255। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि लंबाई 10 मीटर कम तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फर्श है हमारा आयताकार। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए हम लंबाई गुणा चौड़ाई को 2 बार लिख लेंगे। 2 बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें फर्श का क्षेत्रफल 2 बार निकालना है। क्योंकि हमसे यहाँ पर कहा है कि फर्श का क्षेत्रफल अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित है इसका मतलब जितना वो पहले था उतना ही वो अब है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 2 बार फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम लंबाई गुणा चौड़ाई और इसको बराबर फिर से लिख लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए पहले स्टेटमेंट में हमसे कह रखा है कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यहाँ पर हमारी कंपेयर की गई है चौड़ाई से। तो यहाँ पर अगर हम चौड़ाई को x के बराबर ले लेंगे तो लंबाई 20 मीटर अधिक हो जाएगी, यानी कि x+20 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लंबाई हो जाएगी x+20 और चौड़ाई हो जाएगी x। तो यहाँ पर हमारे कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा x+20 गुणा x। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है कि यदि लंबाई 10 मीटर कम तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए। अब देखिए हमने लंबाई ली है x+20, इसमें से जब हम 10 कम करेंगे तो हमारी लंबाई रह जाएगी x+10। इसी प्रकार से चौड़ाई है x। x में जब हम 5 की वृद्धि करेंगे तो चौड़ाई हो जाएगी x+5। अब यहाँ पर देखिए फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा x+10 गुणा x+5। अब देखिए ये दोनों हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल हैं तो ये दोनों यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर जब हम x+20 की गुणा x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 20x। दूसरी तरफ जब हम x+10 और x+5 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 10x + 5x + 50। यहाँ पर x² से x² कट जाएगा, बराबर के बाद हमारे पास रह जाएगा 10x + 5x + 50। यहाँ पर 10x और 5x को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15x। 15x को दूसरी साइड भेजेंगे तो 20 में से 15 घट करके रह जाएंगे 5x। तो यहाँ पर 5x बराबर हो जाएंगे 50 के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब देखिए हमसे पूछा है फर्श का क्षेत्रफल। अब हमने यहाँ ऊपर फर्श के क्षेत्रफल 2 निकाले हैं, तो आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख करके इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहली वाली इक्वेशन में रखा है, तो पहली वाली इक्वेशन में हमारे पास है x+20 गुणा x। यहाँ पर x की वैल्यू 10 हो जाएगी तो क्षेत्रफल हो जाएगा 10 + 20 गुणा 10। यहाँ से फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 256। किसी आयत के माप के समय लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 2% की कमी की गई, तब क्षेत्रफल ज्ञात करने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इसे हम a+b+ab डिवाइड बाई 100 वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम a ले लेंगे प्लस का 5% और b ले लेंगे माइनस का 2%। यहाँ पर देखिए आप a और b को चेंज कर सकते हैं, इससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम a की जगह 5 और b की जगह -2 लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5 - 2 -5 गुणा 2/100। 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3। 5 गुणा 2 हो जाएगा 10।
10 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1। 3 में से जब हम 0.1 घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2.9%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 257, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को 30% तथा 20% बढ़ाया गया। नए आयत का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम a ले लेंगे 30% और b ले लेंगे 20%। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाएगी 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणा 20/100। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 56%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 258, यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% वृद्धि की जाए तब पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल या क्षेत्रफल दोनों बराबर ही होते हैं वर्ग के लिए। तो देखिए अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, भुजा का वर्ग करते हैं। यहाँ पर हमारी भुजा 40% बढ़ रही है तो यहाँ पर हम a और b दोनों की जगह 40% ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी इक्वेशन हो जाएगी 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणा 40/100। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी 96%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 259, यदि किसी वृत्त के व्यास में 8% वृद्धि हो तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमें वृत्त के व्यास में वृद्धि दे रखी है 8% की। मैंने आपसे कहा है कि वृत्त के व्यास में वृद्धि हो या वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि हो या वृत्त की परिधि में वृद्धि हो, एक ही बात है। तो यहाँ पर वृत्त के व्यास में जो 8% की वृद्धि है ये बराबर होगी वृत्त की त्रिज्या में 8% की वृद्धि के। अब देखिए अगर हमारे पास त्रिज्या है और हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट होता है, उसको हटा देते हैं तो हमारे पास रह जाता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब हमें आर की 2 बार गुणा करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 वाले फॉर्मूले में a की जगह भी r लेते हैं और b की जगह भी r लेते हैं। अब r यानी कि त्रिज्या में हो रही है 8% की वृद्धि, तो यहाँ पर हम a की जगह 8 लेंगे और b की जगह भी 8 लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 8 प्लस 8 गुणा 8/100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16.64%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 260, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दोगुनी कर दी जाती है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों दोगुनी कर दी गई हैं। तो यहाँ पर हम पहले ये समझते हैं कि दोगुनी का क्या मतलब होता है। देखिए दोगुनी का मतलब ये है कि अगर पहले लंबाई 1 थी तो वो अब 2 हो गई। यानी कि अगर हम पहली वाली को 100% ले 1 को, तो हमने उसमें 100% की ही वृद्धि की है। अगर हम उसकी लंबाई 2 लेंगे और हम उसकी 2 गुना करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। अगर हम 2 को 100% लेंगे तो हमें उसमें 100% की ही वृद्धि करनी है। तो 2 गुने का मतलब होता है उसमें 100% की वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए हमें लंबाई में भी 100% की वृद्धि करनी है और चौड़ाई में भी 100% की वृद्धि करनी है। तो यहाँ पर हम a की जगह भी 100 ले लेंगे और b की जगह भी 100 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी इक्वेशन हो जाएगी 100 प्लस 100 गुणा 100/100। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 300%। यानी कि हमारे आयत का क्षेत्रफल 300% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।